हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम आपको शेयर करने वाले हैं क्षेत्रमिति के सभी फार्मूला, जो भी इसमें का इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो सभी के सभी लिखवाने वाला हूं। समझिए कि आज से ही आपका टारगेट बैच शुरू हो गया है। आज से ही अपना एक थ्योरी का कॉपी बना ले मैथमेटिक्स का, और सभी फार्मूला आप लोग लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। 30 या 20 फार्मूले होंगे समतलीय क्षेत्रफल से, ठीक। और इसके आयतन वाले क्षेत्रफल से उसके आयतन वाले क्षेत्रफल से अलग उसका बनेगा। तो इसका समतलीय क्षेत्रफल से जितने भी इम्पोर्टेंट इसमें सूत्र बनेंगे वो सभी के सभी मैं लिखवाने वाला हूं। आप लोग सभी के सभी स्टूडेंट इस सभी के फार्मूलों को एक बार अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसमें से बारी बारी से और सभी फार्मूला को लिखवाता हूँ। जिसमें सबसे पहले आपको आएगा त्रिभुज, उसके बाद आ जाएगा समबाहु त्रिभुज, उसके बाद आएगा आयत, उसके बाद आएगा आपका वर्ग आएगा, उसके बाद आएगा आपका समांतर चतुर्भुज, उसके बाद आएगा आपका समलंब चतुर्भुज। ये सभी के सभी फार्मूले, इनके जितने भी फार्मूले बनेंगे वो सभी के सभी मैं लिखवाने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और टारगेट वाला हमारा बैच जो शुरू हो रहा है एकदम फ्री में अक्टूबर से, इसमें आपको थ्योरी भी दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें बताते हैं आपको, जब तीन भुजा ए बी सी मालूम हो, त्रिभुज में जब मान लीजिए कहीं ए बी सी कोई त्रिभुज है ए बी सी, एक और तीन गो भुजा ए बी सी मालूम हो, तब त्रिभुज का परिमिति का सूत्र क्या होता है, ये पूछा है। परिमिति का सूत्र क्या होता है, तो इस तीनों को जोड़ देंगे a प्लस बी प्लस में सी, ये आपका निकल जाएगा परिमिति का सूत्र। तो पहला सूत्र यही बना है कि जब तीन भुजा ए बी सी मालूम हो तो परिमिति का सूत्र क्या होगा। कुछ नहीं है, देखो ना दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी, देखो ना तुम गर्दा मचा दोगे बोर्ड परीक्षा में अपना। अब देखिए जब दूसरा है कि जब ए बी सी पता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आप 9th में पढ़ के आ रहे होंगे हीरो सूत्र, बहुत प्रचलित है हीरो सूत्र। तो वही इसका सूत्र हो जाएगा, जब ए बी सी मालूम हो तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। इसे हीरोन सूत्र भी बोलते हैं, हीरो सूत्र, ठीक। अब इसमें एस क्या है, एस का मान कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस में बी प्लस में सी आप बाटा में 2 लगा दीजिएगा तो एस के मान निकल जाएगा। जब सवाल बताएंगे एकदम कंठस्थ क्लियर हो जाएगा। देखिए 3 हमारा सूत्र क्लियर है। अगला देखिए, एगो त्रिभुज को आप 6ठा क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको यही मालूम होगा, 1/2 गुने बेस गुने ऊंचाई, यानी हाफ गुना बेस गुना आधार, हाफ गुना बेस गुना आधार। तो यहाँ से हमारा 4 फार्मूला क्लियर हो गया। अगला फार्मूला देखिए, अगला फार्मूला क्या है, समबाहु त्रिभुज से है। समबाहु, बाहु का मतलब भुजा, कौन भुजा, खायाला भुजा ना, समबाहु एक है भुजा, जैसे कि सभी भुजा एक समान होंगे। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके सभी भुजा समान हो, यानी भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का परिमिति क्या होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमिति पूछा है, तो इहो भुजा ए होगा, इहो भुजा ए होगा और इहो भुजा ए होगा। तो तीनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा आपका 3a। तो एक और सूत्र क्या हो जाएगा, 3a। एक और परिमिति का सूत्र क्या हो जाएगा, 3a। अगला देखिए क्षेत्रफल जब पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो एकदम आसान है रे, √3/4 कर दीजिएगा। अब बस a², ए का है इसमें भुजा है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। और जब पूछ दे ऊंचाई तो कुछ नहीं करना है, देख √3 रहेगा, अब बाटा में केवल 2 लगा देना है, इधर आपको केवल ए रहने देना है, बस कुछ नहीं किए हैं। इसको इसमें से 2 हटा के यहाँ 2 रख दिए हैं और इधर से स्क्वायर हटा दिए हैं, बस इसी से आपका ऊंचाई निकल जाएगा। जब वो कहेगा परिमिति तो 3a, समबाहु त्रिभुज का परिमिति तो 3a, और जब कहेगा क्षेत्रफल तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और जब कहेगा ऊंचाई निकालो समबाहु त्रिभुज का, भुजा देला रहेगा तो √3/2 कर दीजिएगा, गुना में एगो भुजा लगा दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा
समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। अब देखिए इसके अगले सूत्र को चलते हैं लेकर, तब तक इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो मुझे आशा है कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं इसमें आयत के सभी क्षेत्रफल के सूत्र और परिमाप के सूत्र। देखिए सबसे पहले इसमें है कि आयत का परिमिति। तो आयत कैसा रहता है, आयत ऐसा नहीं रहता है, इसका लंबाई बराबर हो और चौड़ाई थोड़ा छोटा हो और सभी कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। इसमें ए बी सी, ये क्या है, ए बी सी डी एक आयत है। अब चलिए इसमें पहले क्या पूछेगा आपसे, आयत का परिमिति यानी उसका परिमाप, चारों ओर का परिमाप क्या है, यानी सब लंबाई और चौड़ाई का उसका माप क्या है, परिमाप पूछा है। तो परिमाप का सूत्र कैसे निकालेंगे, 2 × L प्लस में B, यानी कि लंबाई प्लस में चौड़ाई, उसके बाद गुना, इसको जोड़ के गुना करा देंगे तो इसका पूरा परिमाप निकल जाएगा। वो किसका, तो आयत के परिमिति का। अब देखिए जब पूछेगा क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई गुना चौड़ाई कर देना है। क्या करना है, लंबाई गुना चौड़ाई कर देना है। अब तीसरा फॉर्मूला देखिए क्या पूछेगा, जब क्षेत्रफल दिया रहेगा अब पूछेगा इसका चौड़ाई बताइए कितना है। तो देखिए क्षेत्रफल दिया रहेगा और लंबाई दिया रहेगा, तो इसको निकालने के लिए अगर किसी आयत का हमको चौड़ाई मालूम करना है तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल आप बाटा में जो नहीं दिया रहता है उसको लिख देंगे लंबाई कर दीजिएगा, तो आयत का चौड़ाई निकल जाएगा। जब पूछ दे आपसे, जब आयत के लंबाई पूछ दे तो क्षेत्रफल कर दीजिए, आयत का क्षेत्रफल बाटा में चौड़ाई कर दीजिएगा तो आयत का लंबाई निकल जाएगा। और जब पूछे कि आयत का विकर्ण क्या होता है तो कुछ नहीं करना है, आँख मूंद के √L² प्लस में B² कर दीजिएगा तो आयत का क्या निकल जाएगा, विकर्ण का फॉर्मूला निकल जाएगा। अब देखिए अब चलते हैं इधर वर्ग पर। तो वर्ग आप जानते होंगे इसके सभी भुजा बराबर होता है, सभी भुजा इसका बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें पूछेगा कि इसका परिमिति क्या होता है। देखिए तो कौन भुजा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमिति क्या होता है, 4 गुना भुजा। अब कहेगा इसका क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, तो भुजा स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्षेत्रफलवा निकल जाएगा। क्या कर दीजिएगा, भुजा स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आपसे इसमें पूछेगा क्या कि वर्ग की भुजा बताइए। तो वर्ग की भुजा कैसे बताएंगे, सबसे पहले इसको देखिए। वर्ग की भुजा बताने के लिए सबसे पहले आप इसमें क्षेत्रफल मालूम रहेगा। क्षेत्रफल मालूम रहेगा तो बस कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल के ऊपर √अंडर कर दीजिएगा तो भुजा के मान पता चल जाएगा। तो वर्ग की भुजा पूछे तो √अंडर क्षेत्रफल कर दीजिएगा। उसके बाद पूछेगा वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो वर्ग का विकर्ण आप ऐसे निकाल सकते हैं, √2 × भुजा, √2 × भुजा, या इसका एक और सूत्र है √2 में रूट क्षेत्रफल, √2 में रूट क्षेत्रफल कर दीजिएगा तो वर्ग का विकर्ण निकल जाएगा। अब देखिए एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। अगर पूछेगा आयत की परिमाप तो 2 × L + B, और उसके बाद क्षेत्रफल पूछेगा तो L × B यानी लंबाई गुना चौड़ाई। उसके बाद चौड़ाई पूछेगा, आयत का चौड़ाई क्या होता है, तो क्षेत्रफल बटा लंबाई कर दीजिएगा तो आयत का चौड़ाई निकल जाएगा। और जब कहेगा कि लंबाई बताइए तो लंबाई कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई कर दीजिएगा तो लंबाई निकल जाएगा। अब विकर्ण पूछेगा तो √L² प्लस में B², यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। अब चलिए वर्ग में, वर्ग का परिमिति पूछेगा तो 4 गुना भुजा, क्षेत्रफल पूछेगा तो भुजा स्क्वायर, पूछेगा वर्ग की भुजा तो √अंडर क्षेत्रफल के स्क्वायर, क्षेत्रफल √अंडर क्षेत्रफल। उसके बाद पूछेगा वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण √2 × A या √2 × रूट क्षेत्रफल। क्लियर है। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं, तब तक इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं इसके हम लोग अगले फार्मूले की ओर। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसमें समांतर चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल और सम चतुर्भुज के
परिमाप और क्षेत्रफल को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें जानेंगे समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज बन गया। मान लीजिए ये ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है, ई क्या है, आधार है, ई क्या है, एच है। अब पूछा है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप बताइए। तो समांतर चतुर्भुज है, देखिए आमने सामने के भुजा है। क्या है? आमने सामने के भुजा है। तो दुगुना आसन भुजाओं का योग, आसन भुजा का, आसन भुजा का योग, यानी आमने सामने भुजा का जोड़ कर लीजिएगा, उसके बाद दूसरे गुना कर दीजिएगा तो इसका परिमाप निकल जाएगा। और जब पूछेगा क्षेत्रफल क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, बस त्रिभुज में से 1/2 गायब कर देंगे, यानी कि b गुना h हो जाएगा। और यही त्रिभुज में क्या होता है, हाफ गुना बेस गुना ऊंचाई होता है ना, तो बस 1/2 गायब कर दीजिए, b गुना h निकल जाएगा आपका क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब आइए चलते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट सूत्र हैं और इसी में से आपके बोर्ड परीक्षा में हो सके तो पूछा जाएगा। सबसे पहले देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज यानी कि समचतुर्भुज, 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 इसमें विकर्ण है ये d1 और एगो विकर्ण है d2। देखिए अब क्या है, जब पूछेगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, तो 1/2 गुना में विकर्णों का, उनके विकर्णों का गुणनफल। तो एगो विकर्ण क्या है, d1 है, और दूसरा विकर्ण क्या है, d2। बस आपका निकल गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसी से निकल जाएगा 1/2 गुने d1 गुना d2। अब देखिए पूछेगा जब आपसे ऊंचाई कि समचतुर्भुज का ऊंचाई क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले रूट अंडर चढ़ाएंगे, उसके बाद d1 इंटू d2। क्लियर है? d1 इंटू d2 करेंगे, d1 इंटू d2 करेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसके बट्टा में d1 का होल स्क्वायर प्लस में d2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका ऊंचाई निकल जाएगा। अब देखिए जब आपसे पूछेगा कि इसका भुजा बताइए, तो भुजा कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, रूट अंडर d1 का होल स्क्वायर अब बट्टा में 2 पूरे का होल स्क्वायर रहेगा, उसके बाद d2/2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, तो इसका विकर्ण भुजा निकल जाएगा। अब विकर्ण निकालने का सूत्र क्या है, विकर्ण निकालने का सूत्र भी हो जाएगा, हम लोग बनाएंगे इसका सूत्र अगले वीडियो में। ठीक, अब एक बार सूत्र पूछेगा आपसे कि समलंब चतुर्भुज का सूत्र बताइए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका कैसे लिखेंगे, 1/2 गुना में b1 प्लस में b2 गुना में h। ये b1 प्लस में b2 क्या है, आमने सामने, मान लीजिए कि है क्या है, समलंब चतुर्भुज है, तो यहाँ से 2 ऊंचाई हो जाएगा, ये आमने सामने के भुजा हुआ, तो ये b1 हो गया, है b2 हो गया, है क्या है, ऊंचाई है। ठीक, तो यह पूछा है कि 1/2 गुने b1 प्लस b2 गुना में ऊंचाई कर दीजिएगा, तो आपका निकल जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इससे पहले एक बार रिवीजन करा देते हैं फिर से। जब समांतर चतुर्भुज का परिमाप पूछे तो 2 गुना आसन भुजाओं का योग कीजिएगा। उसके बाद पूछेगा क्षेत्रफल, तो b गुना h, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 1/2 खा जाना है। उसके बाद ये समचतुर्भुज में पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी d1 इंटू d2। और जब पूछेगा कि समचतुर्भुज का ऊंचाई निकालिए, तो आपको क्या करना है, रूट अंडर d1 इंटू d2, और उसके बाद बट्टा में रूट अंडर d1 का होल स्क्वायर प्लस में d2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। उसके बाद पूछेगा आपका समचतुर्भुज का ऊंचाई बताइए, तो क्या करना है, d1/2 का होल स्क्वायर प्लस में d2/2 का होल स्क्वायर। और लास्ट है हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुने b1 प्लस b2 गुना में ऊंचाई। यही आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आपका टारगेट बैच शुरू है, समझिए कि सब डेमो चल रहा है। इसके बाद जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको अधिक समझ में आएगा जब सूत्र याद रहेगा, नहीं तो मैं सूत्र प्रयोग करूंगा, आप कहें बोलेंगे कहाँ से आ गया ये। इसीलिए सभी सूत्र आप लोग नोट करते चलिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसमें जानेंगे, सबसे पहले इसमें आखिर पाई क्या है।
ठीक। आखिर पाई क्या होता है आप सभी जानते होंगे। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सूत्र है, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछेगा भी कि पाई क्या है। तो पाई है अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आइए क्षेत्रफल के संबंधित इसमें जानते हैं कि आखिर पाई किसे कहते हैं। तो देखिए वृत्त के परिधि, क्या, वृत्त के परिधि और उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात रहता है। क्या रहता है, किसी वृत्त के परिधि और उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात रहता है, एक अचर अनुपात रहता है जिसे पाई कहते हैं। समझ गए क्या है कि वृत्त के परिधि और उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात रहता है जिसे पाई कहते हैं। और पाई का मान दशमलव में लाखों स्थान तक भारत के महान वैज्ञानिक श्रीनिवास रामानुजन ने ज्ञात किए थे। कौन ज्ञात किए थे, भारत के महान वैज्ञानिक श्रीनिवास रामानुजन ने ज्ञात किया था पाई का मान दशमलव में लाखों स्थान तक। याद कर लीजिएगा, पूछ देगा कि पाई का मान दशमलव में लाखों स्थान तक किसने ज्ञात किया था। तो भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने पाई का मान दशमलव में लाखों स्थान तक ज्ञात किए थे। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और सबसे पहले अब उसका बात कर लेते हैं कि पाई का मान कितना होता है। तो पाई का मान 22/7 होता है या 3.14। याद कर लीजिएगा, कहीं भी इसका प्रयोग होता है, कहीं इसका प्रयोग होता है। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 या 3.14 होता है पाई का मान। अब देखिए, अब बारी बारी से सूत्र को बताता हूँ। काफ़ी सूत्र महत्वपूर्ण हैं, आपको सभी के सूत्र अभी ही याद हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले इसमें है कि वृत्त की परिधि का सूत्र। वृत्त का परिधि, ये वृत्त का परिधि है तो इसका चारों ओर का इसका सूत्र पूछ रहा है, यानी इसका माप पूछ रहा है, वृत्त का परिमाप यानी परिधि। तो वृत्त का परिधि होता है आपका 2πr। क्या होता है, वृत्त का परिधि 2πr। अभी लिखिए कॉपी में 2πr। अभी एक बार लिखने के बाद अभी एक बार रिवीजन कीजिए, फिर आपने से मुजबानी बोलिए और लिखिए। अभी याद नहीं हुआ तो जौन कहिएगा तौन। वृत्त का परिधि 2πr। क्या होता है, वृत्त की परिधि 2πr। अब देखिए वृत्त का त्रिज्या पूछेगा कि वृत्त का त्रिज्या निकालिए। तो वृत्त का त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, देखिए वृत्त का त्रिज्या हो गया यहाँ से, यहाँ पे क्या है, सेंटर है, और यहाँ से लेके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, केंद्र से और परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं वृत्त का। तो जब पूछेगा कि वृत्त का त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो व्यास का आधा कर दीजिएगा, d/2 कर दीजिएगा, तो आपका निकल जाएगा क्या, वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। और इसका यहाँ से एक और सूत्र बन रहा है, देखिए ना, जब 2r है, 2r को क्या बोलेंगे हम, d बोलते हैं, 2r को d बोलते हैं। तो इसका सूत्र एक बार क्या बन जा रहा है, 2d बन जा रहा है। अगर पूछेगा वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि या व्यास दिया रहेगा तो डायरेक्ट गुना कर देंगे तो उसका निकल जाएगा परिधि। जब दिया रहेगा केवल त्रिज्या दिया रहेगा तो हई सूत्र लगाएंगे। क्लियर है। अब देखिए, अब वृत्त का त्रिज्या पूछेगा तो d/2 यानी व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा। अब देखिए इसका अगला जो काफ़ी आप लोगों को याद भी होगा, ये है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। क्या होता है, πr²। πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए वृत्त का व्यास पूछेगा तो अभी बताए हैं हम, वृत्त का व्यास d। वृत्त का व्यास पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, 2 गुना r कर दीजिएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, d बोलते हैं। 2 गुना r कर दीजिएगा, d हो जाएगा, व्यास निकल जाएगा। अब देखिए अगला सूत्र, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सूत्र है कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है, ऑब्जेक्टिव में कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसीलिए आज ही रट्टा मार जाइए, आएगा तो वहाँ से आपको 1 नंबर लेना है तो लेना है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो अभी याद कर लीजिएगा, पाई × 2 प्लस में
2 प्लस में आर क्या होता है पाई इंटू 2 प्लस आर प्लस में 2 चाहे आर प्लस में 2 क्या होता है अर्धवृत्त का परिमाप पाई इंटू आर प्लस 2 पाई इंटू आर प्लस 2 पाई इंटू आर प्लस 2 याद हो गया पाई इंटू आर प्लस 2 अर्धवृत्त का परिमाप अर्धवृत्त का परिमाप। अब पूछ रहा है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर है तो आधा कर दीजिए 1/2 लगा दीजिए पाई आर स्क्वायर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आइए इधर वलय का क्षेत्रफल पूछेगा। वलय देखिए ये हो गया आपका बड़का वृत्तवा एगो हो जाएगा इसमें छोटका वृत्तवा एगो रहेगा इसका सेंटर यहाँ से यहाँ तक छोटका वृत्त का त्रिज्या हुआ जिसको आर से सूचित करते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़का वृत्त का त्रिज्या हुआ इसको बड़का आर से सूचित करते हैं। तो बस अब देखिए ना इसका क्षेत्रफल कितना आसानी से निकलेगा पाई इंटू में बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर कर दीजिएगा तो पूरे वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या होगा पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। समझ गए। अगला देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछेगा। अगर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल पूछेगा देखिए मैंने एक बात बताना भूल गया हूँ आपको कि वृत्त का 2 भाग होता है एक वृत्त खंड एक त्रिज्या खंड। तो वही यहाँ से आपसे पूछेगा आपके है चैप्टर में कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसमें आपको सबसे पहले थीटा दिया रहेगा उसके बाद वृत्त के त्रिज्या दिया रहेंगे और उसका क्षेत्रफल पूछेगा। तो इसका निकालने का सूत्र क्या होता है देखिए कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाटा में 360 डिग्री कितना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अब बाटा में 360 डिग्री कर दीजिएगा तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब पूछेगा कि चाप की लंबाई बताइए। जो चाप रहता है वृत्त के त्रिज्या खंड में इस चाप की लंबाई अगर पूछ देगा तो कैसे निकालेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है यहाँ से एगो है स्क्वायर गायब कर देंगे और यहाँ से 180 कर देंगे बस ये हो जाएगा पाई आर थीटा अब बाटा में 180। भाई आप लोग सही से लिखिएगा हम नहीं काटे हैं ठीक है। पाई आर थीटा बाटा 180 डिग्री कर दीजिएगा तो वृत्त त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए जब एल मालूम हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट सूत्र है कि जब एल देले रहे और तब पूछे कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बताइए तो 1/2 गुने आर गुने एल कर दीजिएगा तो आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब एल मालूम हो यानी चाप की लंबाई मालूम हो तो डायरेक्ट है सूत्र लगाएंगे और जब चाप की लंबाई ना मालूम हो तो है सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ये सभी सूत्र आपके साथ लेकर आया है घनाभ और घन का सूत्र। घनाभ और घन के सूत्र से आपके बोर्ड परीक्षा में कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप मेरा पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये जितना भी मेंसुरेशन का सूत्र है ये आप जब तक पढ़ाई कीजिएगा तब तक ये आपका साथ में आने वाला है। तो आप लोग अभी से याद कर लीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम टाइम में आपको ये सब सूत्र याद नहीं करना पड़े और आपके 10वीं के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते होंगे आपकी 10वीं बोर्ड परीक्षा में कम से कम 10 सूत्र पूछे जाते हैं, चाहे वो त्रिकोणमिति का हो और चाहे वो क्षेत्रमिति का हो, दोनों से मिलाकर कम से कम 10 सूत्र अबे करेगा ऑब्जेक्टिव में। तो सभी सूत्र याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव आप आसानी से कर लीजिएगा। तो वही बात है घन और घनाभ का हम सूत्र आपके सभी सूत्र जितने सूत्र हैं इसमें घन का आयतन पृष्ठ वक्र पृष्ठ विकर्ण सब हम सूत्र बताने वाले हैं। और इससे जो बेसिक है जो हम नीचे पढ़ के आ गए हैं घनाभ और घन में शीर्ष कितना होता है किनारा कितना होता है और इसके फलक कितने होते हैं ये सभी के सभी बातें मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग कलम और कॉपी खोल लीजिए और सभी बातें नोट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर आप इसके पिछले वीडियो को सभी सूत्रों को नोट नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है जाइए उसको देखिए और उसको नोट करने का
प्रयास जरूर कीजिए। चलिए इसी के साथ इसमें हम लोग जानेंगे घनाभ के बारे में कि घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, कितने किनारा होता है, कितना फलक होता है, क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो देखिए एक घनाभ का मैं चित्र बना रहा हूँ, उसको समझिएगा आप। इसमें कितने किनारे हैं और कितने शीर्ष हैं। ये रहा आपका घनाभ। और घनाभ में सबसे पहले पूछेगा इसके कितने फलक होते हैं। फलक होते हैं यानी कितने इसके पृष्ठ होते हैं। तो घनाभ का पृष्ठ आप लोग गिन सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बुक को आपको लेके सामने आता हूँ। ये एक प्रकार का घनाभ है, घनाभ के जैसा है, घनाभ है। देखिए इसके फलक कितने हैं। तो फलक देखिए, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पाँच गो, छः गो। अपने रूम को ले लीजिए, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं। तो एगो ऊपर वाला, एगो नीचे वाला, एगो राइट वाला, एगो लेफ्ट वाला, एगो उस साइड वाला, एगो इस साइड वाला। तो ये आपका क्या हुआ, घनाभ हुआ। तो घनाभ में कितने फलक होते हैं। तो फलक होते हैं आपके, फलक होते हैं कितने, 6 गो फलक होता है। अब आपसे पूछेगा इसका किनारा कितना होता है। तो किनारा गिनिए, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो। तो इसका किनारा जब पूछेगा कि घनाभ का किनारा कितना होता है, तो घनाभ का किनारा 12 गो होता है। कितना होता है दोस्तों, 12 गो होता है। और जब पूछ दे कि घनाभ का शीर्ष कितना होता है, तो शीर्ष देखिए, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो। जब शीर्ष पूछे कि घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं। ये सभी के सभी बातें आप लोग याद कर लीजिए। कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है कि घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं और कितने फलक होते हैं और कितने किनारा होता है। तो देखिए 8 गो शीर्ष होला, आप फलक 6 गो, किनारा 12 गो। अब आइए घन पर चलते हैं। तो घन देखिए ना, घन बिल्कुल ऐसा ही होगा। घन तो आप लोग बनाना जानते होंगे बचपन से ही। तो ये घन है। तो घन में भी 6 फलक होंगे, 6 फलक होंगे, 8 गो इसका शीर्ष होगा, अब 12 गो इसका किनारा होगा। जैसा ये घनाभ में थोड़ा लंबाई चौड़ाई सब होता है, इसमें सब भुजा बराबर रहता है, सब भुजा बराबर रहता है। तो अब आप लोग समझ गए कि कितने शीर्ष होते हैं, कितने फलक होते हैं और कितने किनारा होते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं बारी बारी से इसके सूत्र की ओर, और सूत्र की ओर और सभी सूत्र को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें बता दूं कि ये इसका लंबाई है। क्या है इसमें, ये लंबाई है, ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई है, ये बी है, ये एच है। देखिएगा इसी से सभी सूत्र बनेंगे हेर फेर करके। अब देखिए हम चलते हैं इसके सूत्रों को, और सभी सूत्र आप लोग नोट करते चलिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट सूत्र होंगे आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। सबसे पहले है घन का आयतन क्या होता है। देखिए घन के आयतन पे आपके ऑब्जेक्टिव पूछेगा या सूत्र भी पूछ सकता है कि घन का आयतन क्या होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि घन का आयतन क्या होता है। घन के सभी भुजा बराबर होते हैं। तो सभी भुजा बराबर होते हैं तो भुजा का क्यूब कर दीजिएगा, घन के आयतन निकल जाएगा। क्या होता है, भुजा का क्यूब कर दीजिएगा, घन के आयतन निकल जाएगा। अगला देखिए, जब कहेगा घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ के 4 गो पृष्ठ को बताना है। तो बस 4 ए स्क्वायर कर दीजिएगा तो वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। और जब कहेगा घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, पूर्ण यानी सब जितना बा 6 फलक बा, 6 फलक के क्षेत्रफल पूछेगा तो हम कह देंगे 6a स्क्वायर कर देंगे, तो इसका पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जब कहेगा विकर्ण बताइए तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो √3 कर दीजिएगा और गुना में भुजा कर दीजिएगा, तो इसका विकर्ण का सूत्र निकल जाएगा। क्लियर है। अब एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। घन का आयतन पूछेगा तो भुजा क्यूब, और वक्र पृष्ठ पूछेगा यानी कि ऊपर वाला छोड़ के और नीचे वाला छोड़ के चारों बगल दीवार का, ठीक। तो वो हो जाएगा 4a स्क्वायर। पूर्ण पृष्ठ यानी सभी पृष्ठ का पूछेगा तो 6a स्क्वायर। और जब विकर्ण पूछे तो √3 गुना भुजा कर देना है। तो हमारा इतना ही सूत्र है घन का। अब देखिए इधर घनाभ में चलते हैं। तो घनाभ में आपका ये कॉपी जैसा है, बुक है, ये एक प्रकार का घनाभ है। तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। तो सबसे पहले इसमें पूछेगा आपसे आयतन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र हैं आयतन वाले। इस पर काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बनते हैं और पूछे भी गए हैं। देखिएगा जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा उस समय आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि ये सब कहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन L गुना B गुना H,
एल क्या है, इसमें लंबाई है, बी क्या है, इसका चौड़ाई है, एच क्या है, ऊंचाई है। यानी एल गुना बी गुना एच कर दीजिएगा तो घनाभ का आयतन निकल जाएगा। अब है इसमें घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि ऊपर वाला छोड़ दीजिए और नीचे वाला छोड़ दीजिए, 4 गो पृष्ठ का हमको क्षेत्रफल बताना होता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस में बी इंटू में एच। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच। ये घनाभ पूछेगा आपसे घनाभ का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, यानी 6 फलकों का जितना भी इसमें फलक है सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, यानी ऊपर नीचे और चारों साइड का। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। आप सभी जानते होंगे इसमें एल क्या है, लंबाई है, बी क्या है, चौड़ाई है, एच क्या है, इसमें ऊंचाई है, सॉरी बी क्या है, इसमें चौड़ाई है, और एच क्या है, ऊंचाई है, एच क्या है, इसमें ऊंचाई है, एल क्या है, लंबाई है। तो 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस गुना में प्लस होगा, यहाँ पे प्लस में एच एल, यह उसका पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा घनाभ का। और जब पूछेगा इसका विकर्ण बताइए तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, विकर्ण का सूत्र कुछ नहीं है, बस रूट अंडर करेंगे और जो भी है एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये घनाभ का निकल जाएगा विकर्ण। अब आपसे पूछेगा सूत्र में, देखिए जब आयतन दिया रहेगा, लंबाई दिया रहेगा, चौड़ाई दिया रहेगा, तो पूछेगा उसका ऊंचाई, तो इसका सूत्र बना लीजिएगा। क्या बना देते हैं, आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो जब पूछेगा घनाभ का चौड़ाई बताइए तो घनाभ का चौड़ाई कैसे निकालेंगे, आयतन बाटा में कर दीजिएगा। और चौड़ाई पूछा है ना, चौड़ाई पूछा है तो लंबाई गुना में ऊंचाई कर दीजिएगा तो घन का चौड़ाई निकल जाएगा। और जब पूछेगा घनाभ का लंबाई बताइए तो लंबाई कैसे निकालेंगे, आयतन कर दीजिएगा, आयतन और बाटा में बी गुना एच कर दीजिएगा। और जब पूछेगा इसी प्रकार एच की घनाभ का ऊंचाई बताइए तो कर दीजिएगा आयतन बाटा में एल गुना बी कर दीजिएगा तो ऊंचाई निकल जाएगा घनाभ का। तो ये सभी के सभी सूत्र हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो इसको आइए बारी बारी से सब समझते हैं और इसके सूत्रों को एकदम ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले देखिए कि बेलन क्या होता है। अक्सर आप देखते होंगे गिलास को, तो गिलास एक प्रकार के क्या है, बेलन है। गिलास क्या है, इसको इधर नीचे से ढक दे तो एक प्रकार का बेलन बन जाएगा। बेलन है, इसमें एक भाग वक्रित है और 2 भाग वृत्त के जैसा है। क्या है, एक भाग वक्रित है और 2 भाग किसके जैसा है, वृत्त के जैसा है, तो इसे बेलन बोलते हैं। अब देखिए इसको चित्र बनाता हूँ मैं, यहाँ पे चित्र बनाता हूँ। आप सब लोग समझिए कि ये बेलन है। क्या है, ये बेलन है। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, दूरी, बेलन का व्यास हो गया। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, बेलन का व्यास हो गया। और नीचे यहाँ तक यहाँ मिला दीजिएगा तो ये क्या हुआ, बेलन का यहाँ से त्रिज्या हुआ और ये त्रिज्या हुआ। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, बेलन का ऊंचाई बोलते हैं। तो आपसे इसमें क्या पूछेगा, बेलन का आयतन पूछेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा। तो आइए सबसे पहले इसके वक्र पृष्ठ और पूर्ण पृष्ठ और आयतन को, क्षेत्रफल को देखते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है जब तक आप पढ़ाई कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको लिखवाता हूं मैं बेलन का आयतन क्या होता है। देखिए बेलन का आयतन ये कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। आपसे इस पर प्रश्न पूछेगा कि बेलन का आयतन क्या होता है। इसमें त्रिज्या मालूम रहेगा, एच मालूम रहेगा, तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन के आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब चलिए हम ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। आप सभी जानते होंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो उसमें एच लगा दीजिएगा तो बेलन का आयतन निकल जाएगा। क्लियर है, ये एक ट्रिक हुआ। अब दूसरा देखिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कुछ नहीं, वृत्त के परिमाप का सूत्र आपको मालूम है,
2 पाई आर होता है। और जब इसमें एच लगा दीजिएगा तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बेलन का जब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 पाई आर एच, क्लियर है। और जब पूछे बेलन के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग पूरा वक्रित भाग, तो इसका देखिए कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर इंटू आर प्लस में एच कर दीजिएगा तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आइए समझते हैं शंकु के क्षेत्रफल और आयतन और वक्र पृष्ठ और इसके तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं। तो आप सभी कुल्फ़ी खाए होंगे बाज़ार में से, कुल्फ़ी ऐसा वाला खाए हैं, ऐसा खाए हैं कुल्फ़ी बाज़ार वाला, तो यही शंकु है। यहाँ से यहाँ तक समझिए इसका क्या है, त्रिज्या है वृत्त का, और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, ऊंचाई है, एच है, ये आर है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एल का एल है, जिसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। अब देखिए इसमें आपसे क्या पूछेगा, इसके आयतन का सूत्र क्या होता है। तो आयतन का सूत्र कुछ नहीं है, आप सभी को मालूम होगा कि आयतन का सूत्र क्या होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर दीजिएगा, यानी कि बेलन के आयतन में 1/3 लगा दीजिएगा तो आपका शंकु का आयतन क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, ट्रिक से याद कीजिएगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन पूछेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर दीजिएगा तो शंकु का आयतन निकल जाएगा। जब पूछे आपसे कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल कर दीजिएगा तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जहाँ एल क्या है तो एल शंकु का तिर्यक ऊंचाई है, आर क्या है तो शंकु का त्रिज्या है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, कि शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो कुछ भी नहीं करना है, पाई आर रहेगा इंटू एल प्लस में आर कर दीजिएगा तो आपके शंकु के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि इसका तिर्यक ऊंचाई क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया एक शंकु, ठीक, तो यहाँ से यहाँ इसका वृत्त हो गया और यहाँ से यहाँ उसका ऊंचाई हो गया, तो ये जो है यही इसका एल यानी तिर्यक ऊंचाई होगा। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए आप सभी जानते होंगे समकोण त्रिभुज के एगो नियम है कि जब कर्ण निकालना होता है तो हम लोग आधार यानी ये त्रिज्या ये लंब वाला जोड़ देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, हमारा तिर्यक निकल जाता है। तो वैसे ही हमको एल निकालना हो तो रूट अंडर करेंगे आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा शंकु का। शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए पूछे तो आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर कर देंगे अंडर में रूट में, ठीक है, रूट अंडर में कर देंगे तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा। अगला देखिए हम समझते हैं कि गोला का आयतन क्या होता है। गोला का आयतन काफ़ी प्रसिद्ध है, कई से बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं कि गोला का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो देखिए गोला का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और जब पूछे आपसे कि गोला का क्षेत्रफल बताइए तो कुछ नहीं करना है, आपको वृत्त का क्षेत्रफल याद होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें 4 लगा दीजिए गुना में तो गोला का क्षेत्रफल निकल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए अब आपसे क्या पूछेगा, ये काफ़ी इसी पर बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं आपके बुक में कि गोला का पदार्थ का आयतन क्या होता है, जिसमें एक आंतरिक त्रिज्या देगा छोटका आर और एक बाहरी त्रिज्या देगा बड़का आर। तो इसका क्षेत्र आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 4/3 रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं इसका, ठीक है, 4/3 रहेगा, अब पाई रहेगा, अब बड़का आर क्यूब माइनस छोटका आर क्यूब। जहाँ छोटका आर क्या है, अंदर की त्रिज्या है, जो उसके पदार्थ हैं उसके अंदर की त्रिज्या है, और बार क्या है, बाहरी की त्रिज्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इसको नोट कर लीजिए, सभी सूत्र आप लोग याद करते चलिएगा। अब है इसमें अर्धगोला। देखिए अर्धगोले से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो अर्धगोले से सबसे पहले आपसे आयतन पूछेगा, ठीक। तो सबसे पहले मैं अर्धगोले बताने से पहले आपको लेके चलते हैं पूर्ण गोला, यानी पूरा गोला का आयतन क्या होता है। तो पूरा गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब है अर्धगोले का आयतन, तो इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2/3
3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। और जब पूछेगा आपसे कि पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि देखिए यहाँ से गोला काटिएगा तो आपको ऐसा चित्र मिलेगा। तो ई वाला भाग और ई वाला भाग यानी सब भाग पूछ रहा है, तीनों भाग के पूछ रहा है, तो इसका पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कर दीजिएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्या कर देंगे 3 पाई आर स्क्वायर। और जब पूछेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, यानी खाली इधर नीचे वाला बताइए ऊपर वाला छोड़ के, तो कुछ नहीं 2 पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा, तो आपका वो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए बारी बारी से सभी सूत्र को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसके बाद बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2 पाई आर इंटू एच। उसके बाद है पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए बेलन का क्या होता है, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस में एच। आर क्या है त्रिज्या है और एच क्या है ऊंचाई है। उसके बाद मैंने पढ़ाया शंकु के सभी सूत्र आप लोग को एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए। सबसे पहले मैंने इसमें ट्रिक बताया था शंकु के आयतन निकालने के लिए कि बेलन के आयतन में 1/3 से गुना कर देंगे तो हमारा शंकु का आयतन निकल जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। उसके बाद है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा जब शंकु का, तो पाई आर एल कर दीजिएगा। एल क्या है तो एल त्रिज्या ऊंचाई है, आर क्या है इसमें तो आर इसका त्रिज्या है, शंकु का त्रिज्या है। उसके बाद पूछेगा आपसे शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, तो पाई आर इंटू आर प्लस में एल कर देंगे तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद पूछेगा शंकु का तिर्यक ऊंचाई बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, आर स्क्वायर कर दीजिएगा और प्लस में एच स्क्वायर कर दीजिएगा, एन कर दीजिएगा एल स्क्वायर। अच्छा है जब एल स्क्वायर नहीं दिया रहेगा तो उधर रूट अंडर चढ़ा देंगे, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर कर देंगे तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा। अब मैंने तीसरा बताया था गोला। तो गोला का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद मैंने बोला कि गोला का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो गोला का क्षेत्रफल कुछ नहीं है, आप सभी जानते होंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। उसके गुने में 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोला का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसे आप पूछेगा गोले के पदार्थ का आयतन बताइए जिसमें आंतरिक त्रिज्या छोटका आर और बाहरी त्रिज्या बड़का आर दिया रहेगा। तो कैसे निकालेंगे 4/3 पाई इंटू बड़का आर क्यूब माइनस छोटका आर क्यूब निकाल देंगे तो गोले के पदार्थ का आयतन निकल जाएगा। यानी जो भी जैसे फुटबॉल है उसके अंदर एक और फुटबॉल रखा गया है तो उसका आयतन निकल जाएगा। अब है अर्धगोले का आयतन पूछेगा। अर्धगोले का आयतन क्या करेंगे, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसका अधिया कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। उसके बाद है पूर्ण पृष्ठ का अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पूर्ण पृष्ठ यानी ऊपर वाला भाग जो कटा हुआ है, सेब का आधा भाग ले लीजिए, तो सेब को आधा काट दीजिएगा तो उसका क्या बचेगा, एक ऊपर वाला भाग बचेगा और नीचे वाला पूरा भाग बचेगा। तो यानी संपूर्ण जितना है तो 3 पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा तो निकल जाएगा आपका अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। उसके बाद है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यानी जो भाग काटे हैं सेब का ऊपर वाला छोड़ दीजिए और नीचे वाले जितने उसका निकालेंगे क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, आप लोग वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग सभी सूत्रों को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। काफ़ी सारे सूत्र ये महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम के साथ भी आएंगे और एग्ज़ाम के बाद भी आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं इसके सभी बारी बारी से प्रश्न को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।